हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए। वो पैसा आखिर है क्या? कागज का एक टुकड़ा? और आजकल तो बस आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखता हुआ एक नंबर। सच ये है कि पैसा कोई रियल चीज है ही नहीं। वास्तव में ये सिर्फ एक इल्यूजन है। ये सिर्फ एक आइडिया है। एक ऐसा सिस्टम जिस पर हम सब ने मिलकर भरोसा किया हुआ है। पैसे के आने से पहले लोग सीधे चीजों का लेन देन करते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। क्योंकि उस समय किसी भी चीज की कोई कीमत डिसाइड थी ही नहीं। अगर आपको सब्जी चाहिए तो बदले में कुछ देना पड़ेगा। अगर आपके पास गाय है तो शायद आपको पूरी गाय देनी पड़े। और यहीं से इस सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या सामने आई। एक गाय पालने वाले के तौर पर मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे एक दिन की सब्जी के लिए एक पशु देना पड़े। क्योंकि उस समय कोई स्टैंडर्ड मीडियम या वैल्यू डिसाइड नहीं थी। और सिर्फ यही नहीं, आपको ऐसा इंसान भी ढूंढना पड़ता था जिसे आपकी चीज चाहिए और जिसके पास वो चीज हो जो आपको चाहिए। इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। और ये बहुत ही रेयर होता था। मतलब सिस्टम बहुत स्लो और इनएफिशिएंट था। जरा उस किसान के बारे में सोचिए जो टमाटर उगाता है, और उस व्यक्ति के बारे में जो कपड़े बनाता है। कपड़े बनाने वाला इंसान पूरे साल काम कर सकता है। वह पूरे गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े बना सकता है और उन्हें उन लोगों के साथ बार्टर कर सकता है जिन्हें कपड़े चाहिए। यानी वह पूरे साल कमाई कर सकता है। लेकिन टमाटर बेचने वाला किसान, वह सिर्फ उसी समय ट्रेड कर सकता है जब टमाटर का सीजन होता है। और क्योंकि टमाटर जल्दी खराब होने वाली चीज है, तो वह उन्हें लंबे समय तक स्टोर भी नहीं कर सकता। तो भले ही किसान और कपड़े बनाने वाला दोनों बराबर मेहनत करें, फिर भी किसान के लिए पूरे साल पैसे कमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एक और समस्या थी कि ऐसी चीजें रखना जिसकी डिमांड कम हो। क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा अमीर लोग वही होते थे जिनके पास ऐसी चीजें होती थी जो हर किसी को चाहिए। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि इन चीजों की जरूरत हर किसी को है, जैसे नमक और हथियार। तो उन्होंने ऐसी चीजें तब भी खरीदना शुरू कर दिया जब उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो फ्यूचर में इनसे बिजनेस कर सकें। यहीं से कमोडिटी मनी की शुरुआत हुई। अब लोग पहले की तरह बार्टर करने की बजाय पहले नमक, हथियार या ऐसी सामान्य चीजें लेते थे और फिर उन चीजों का इस्तेमाल करके अपनी जरूरत की चीज किसी और से ले सकते थे। इससे इंसान ने व्यापार करने का एक बेटर तरीका खोज लिया। अब आपको किसी ऐसी चीज के बदले अपना सामान देना नहीं पड़ता था जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। ये आइडिया इतना शानदार था कि धीरे धीरे पूरी दुनिया बार्टर सिस्टम से हटकर मनी ट्रेडिंग सिस्टम की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी। किसी भी चीज को करेंसी बनने के लिए जरूरी है कि वह कम अवेलेबल हो। जितनी ज्यादा कोई चीज आसानी से मिलेगी, उसकी कीमत उतनी ही कम हो जाएगी। करीब 700 बीसी के आसपास चीन में धातु के सिक्के बनाए गए। कुछ समय बाद इनको ब्रोंज जैसी रेयर मेटल से बनाया जाने लगा और यहीं से पैसा पहली बार वास्तव में कीमती बना। उसके कुछ साल बाद करीब 600 बीसी में तुर्की में एक राजा ने दुनिया का पहला ऑफिशियल मिंट शुरू किया। अब सिक्कों पर राजा की मोहर लगने लगी थी और इसका मतलब था अब वैल्यू धातु से नहीं बल्कि अथॉरिटी से डिसाइड होने लगी। यहीं से शुरू हुई ऐसी करेंसी जिसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है। बस सरकार कहती है कि इसकी इतनी कीमत है और हम मान लेते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर कल को सरकार और बैंक बोल दें कि इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा? सच ये है, पैसा कभी असली था ही नहीं। ये हमेशा से एक एग्रीमेंट था, एक बिलीफ सिस्टम था जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। मान लो अगर हमारे देश को अचानक ज्यादा पैसे चाहिए, तो यहाँ एंट्री होती है आरबीआई की। ये वो सिस्टम है जो दिखता नहीं लेकिन पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा और किसके पास जाएगा, सब कुछ यहीं से डिसाइड होता है। जरा सोचिए, सरकार को पैसा चाहिए तो वो क्या करती है? क्या वो सीधे नोट छापती है? नहीं। सरकार एक स्मार्ट तरीका यूज करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स। मतलब सरकार बॉन्ड्स जारी करती है। सरकार आपसे, बैंक से और बड़ी कंपनियों से कहती है कि आज हमें पैसा दो, हम तुम्हें फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ वापस देंगे। बैंक्स और इन्वेस्टर्स ये बॉन्ड्स खरीदते हैं और सरकार के पास पैसा आ जाता है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। जब इकोनॉमी को और पुश देना होता है, तो आरबीआई क्या करता है? वो इन्हीं बॉन्ड्स को मार्केट से खरीदना शुरू कर देता है। और वो पैसे देता कहाँ से है? नया पैसा क्रिएट करके, यानी नए नोट प्रिंट करके। यानी सिस्टम में नया पैसा एंटर होता है, जिससे मार्केट में पैसा बढ़ जाता है। लेकिन गुड्स और सर्विसेज उतनी ही है। फिर यहीं से शुरू होती है एक और समस्या, इन्फ्लेशन। मान लो आपने बॉन्ड खरीदा, आपको 6% इंटरेस्ट मिला, लेकिन उस समय इन्फ्लेशन 7% है। तो असल में आपने 1% खो दिया, क्योंकि आपका पैसा वापस तो आया, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर घट चुकी है। पैसे की असली कीमत इस बात में नहीं है कि वो कितना है, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि उससे आप क्या खरीद सकते हैं। अगर बाजार में 10 चीजें हैं और रुपए भी 10 हैं, तो सब बैलेंस है। लेकिन अगर चीजें 10 रहें और रुपए 20 हो जाएं, तो कीमतें बढ़ने लगेंगी और आपका पैसा कमजोर हो जाएगा। अब आता है बड़ा ट्विस्ट। जब सरकार का पुराना कर्ज चुकाने का समय आता है, तो वह फिर से नए बॉन्ड्स जारी करती है और आरबीआई इनडायरेक्टली सिस्टम में नया पैसा डालता है। यानी पुराना कर्ज नए पैसे से चुकाया जाता है
और ये साइकिल चलता रहता है। आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं, वो दिखेंगे उतने ही, लेकिन हर साल उसकी कीमत थोड़ी-थोड़ी कम होती जाएगी। और यही वो इनविजिबल गेम है, जो मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाते। पैसा गायब नहीं होता, बस उसकी वैल्यू कम हो जाती है।